नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों, उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास आज से स्टार्ट किया है। तो इसमें पहला टॉपिक है उत्तराखंड का कुनिंद राजवंश। ठीक है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी कुनिंद राजवंश, और इसी को डिस्कस करेंगे। इससे जुड़े हुए फैक्ट को भी मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में बन चुके हैं वो भी आपको बताऊंगा, और किन पॉइंटों को आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुनिंद राजवंश की विषय वस्तु बता देता हूँ। दोस्तों, कुनिंद राजवंश उत्तराखंड में शासन करने वाले प्रारंभिक राजवंशों में से एक है दोस्तों। ठीक है, प्राचीन भारतीय साहित्य में कुनिंदों का उल्लेख मिलता है। कुनिंद कालीन कुछ अभिलेख और मुद्राएं भी हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, मुद्राएं ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कुनिंद वंश से। ठीक है, कुनिंद कालीन कुछ अभिलेख व मुद्राएं भी ज्ञात हुई हैं जो कि कुनिंदों के इतिहास पर प्रकाश डालने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। साथ में विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी कुनिंदों के संबंध में जानकारी मिलती है। ठीक है, ठीक है, और इस वंश की प्राचीनता को यही प्रकट करते दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ हम इसके राज्य विस्तार, प्रशासन, ठीक है, कहाँ कहाँ तक था, ये सारे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है उत्तराखंड पर शासन करने वाली यह प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, राजनीतिक शक्ति कुनिंद राजवंश थी, ऐतिहासिक शक्ति कार्तिकेय पूर्व राजवंश था। ठीक है, अब देखिए इसका जो काल है इसको डिस्कस कर लेते हैं। लगभग तीसरी से चौथी शताब्दी को इसका काल माना जाता है। ओके, अब देखिए कहाँ कहाँ से हमें स्रोत मिलते हैं कि राज्य में कुनिंद वंश का शासन था। तो भारतीय साहित्य की बात करें तो महाभारत में पाणिनि की अष्टाध्यायी में हमें कुनिंद राजवंश का स्रोत मिलता है। ओके, तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी उत्तराखंड के किस राजवंश से रिलेट करती है, या पाणिनि की अष्टाध्यायी में किस राजवंश का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो कुनिंद राजवंश इसका हो जाएगा। ठीक है, पाणिनि द्वारा रचित है अष्टाध्यायी किताब। ठीक है, विदेशी लेखक की बात करें तो विदेशी लेखक जो है टॉलमी के लेखों से हमें पता चलता है कि उत्तराखंड में कुनिंद राजवंश का राज था। ठीक है, अब देखिए आते हैं पुरातात्विक स्रोत पे। तो पुरातात्विक स्रोत में हमें कुनिंद मुद्राएं भी प्राप्त होती हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, और अभिलेख भी हमें मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, 5 अभिलेख हमें ऐसे मिले हैं जहाँ पर कि कुनिंद राजवंश का हमें उल्लेख मिला है, जो कि 4 भरूच से मिले हैं और 1 मथुरा से। ओके, तो आपको स्रोत पता चल गए कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं और कहाँ कहाँ से इसका उद्भव माना जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों राज्य विस्तार, कहाँ कहाँ तक कुनिंद वंश का राज्य विस्तार था इसको पढ़ते हैं। तो महाभारत के अनुसार दोस्तों गंगाद्वार यानी कि हरिद्वार एवं इसका समीपस्थ क्षेत्र से लेकर सुदूर हिमालय पर्वत शिखरों के मध्य तक महाभारत के अनुसार कुनिंद राजवंश फैला हुआ था। ठीक है, गंगाद्वार से सुदूर हिमालय पर्वत शिखरों के मध्य तक। ओके, नेक्स्ट है प्रसिद्ध भूगोलवेता जो टॉलमी था, उसके विवरणों से ज्ञात होता है कि कुनिंद दूसरी सदी ईसा पूर्व में ब्यास, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में फैले हुए थे। ओके, तो ब्यास, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में किसके विवरणों से पता चलता है, तो टॉलमी के विवरणों से। ठीक है, अब देखिए जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुद्राएं मिलती हैं, उनसे यह अनुमान लगाया कि ये मुद्राएं पश्चिम में सतलज, पूर्व में काली नदी के मध्य तक रही हैं। ठीक है, तो जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं ये मिली हैं पश्चिम में सतलज नदी तक, और पूर्व में मिली है नेपाल, यानी कि नेपाल और भारत का जो बॉर्डर बनाती है काली नदी तक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए अब देखिए दोस्तों, कालसी में जो प्राप्त अशोक का 257 ईसा पूर्व मौर्यकालीन अभिलेख है, ठीक है, जो कि देहरादून के कालसी में है, उससे यह पता चलता है कि उस समय कुनिंद मौर्यों के अधीन रहे होंगे, क्योंकि ये भी उसी सती का है, शताब्दी का है, और जो कुनिंदों का कार्यकाल है, सॉरी शासनकाल है, वो भी इसी शताब्दी का माना जाता है। ठीक है, कनिंघम ने प्राचीन कुनिंदों की एकता कुल्लू, शिमला आदि प्रदेशों के वर्तमान कनेतों से की है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि कनिंघम ने प्राचीन कुनिंदों की तुलना कहाँ से करी है। ठीक है, किन से करी है, तो प्रदेशों के वर्तमान कनेतों से, जो कि वर्तमान में कनेत जाति है, इनसे तुलना करी है प्राचीन कुनिंदों की। ओके,
अब कुनिंदों के अधिष्ठात्री देवी देवता आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कुनिंदों के अधिष्ठात्री देवता थे दोस्तों शिव। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, महाभारत के वन पर्व में पांडवों के एक मित्र राजा सुबाहु थे। ठीक है, और राजा सुबाहु क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनकी राजधानी थी दोस्तों श्रीनगर। ओके, जो कि एक कुनिंद शासक था। ठीक है, महाभारत के वन पर्व में देखिए पांडवों का जो अधिकतर शासन है और अधिकतर जीवन है वो उत्तराखंड में माना जाता है। ठीक है, और उत्तरकाशी में जो लच्छाग्रह था। ठीक है, देखो दोस्तों, जो हमें उपरोक्त स्रोत मिले हैं उसके आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि कुलिंद जनपद अपने चरमोत्कर्ष काल में काली नदी से पश्चिम में सतलुज नदी तक, उत्तर में हिमालय की आंतरिक घाटियों में, ठीक है, तक फैला हुआ था, और यह इसके विस्तार का और इसकी शक्ति का प्रदर्शन करता है। ओके, अब दोस्तों महाभारत के वन पर्व में पांडवों के एक मित्र राजा सुबाहु, ठीक है, का उल्लेख मिलता है, जो कि एक कुनिंद शासक था। ठीक है, और इसको कुनिंद शासक भी कहा गया है और पुलिंद भी कहा गया है। ओके दोस्तों, और सुबाहु की राजधानी थी दोस्तों श्रीनगर। ठीक है, पूछा जा सकता है राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो राजा सुबाहु की राजधानी थी दोस्तों श्रीनगर। अब देखिए दोस्तों, महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है और ये यूके पीसीएस में बन चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, यूके पीसीएस 2012 में ये क्वेश्चन बना था। उसमें पूछा गया था कि महाभारत में कुनिंदों को क्या कहा गया है, तो उसमें द्विज भी ऑप्शन में था और द्विज श्रेष्ठ भी ऑप्शन में था। ठीक है, तो यूके ट्रिपल एस सी ने, आयोग ने इसका आंसर द्विज श्रेष्ठ दिया था। ठीक है, जबकि किताबों में कहा गया है कि महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है। ठीक है, तो भविष्य में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप अगर ये दोनों ऑप्शन में हो तो द्विज श्रेष्ठ को आंसर लगाइए, क्योंकि आयोग ने इसी को आंसर माना है। अगर एक ही हो इनमें से तो आप इनमें से एक को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो कुनिंद, जब यहाँ पे महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा है दोस्तों, तो उससे यह अनुमान लगाया गया कि कुनिंद आर्य जाति से भी संबंध रखते होंगे। ठीक है, तो काफ़ी लंबा पीरियड था इनका। अब देखिए दोस्तों, कुनिंदों का अस्तित्व। ठीक है, कुनिंदों का अस्तित्व को हम 3 कालों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रथम काल, द्वितीय काल और तृतीय काल। ठीक है, प्रथम काल को देखते हैं तो प्रथम काल में दोस्तों कुनिंदों का उत्तराखंड की भूमि में अस्तित्व महाभारत काल तक था। ठीक है, जो फर्स्ट इसका टाइम पीरियड था लगभग 1000 से 900 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यह काल माना जाता है और ये लगभग महाभारत काल तक माना जाता है, जबकि इसमें महाभारत में सुबाहु नामक जिस शक्तिशाली शासक का उल्लेख मिलता है वह पांडवों के पक्ष में युद्ध लड़ा था। ठीक है, और उस समय कुनिंद जनपद एक स्वतंत्र जनपद था और इस पे पांडवों का आधिपत्य था। ठीक है, तो पांडवों का आधिपत्य होने पर यह एक स्वतंत्र जनपद था दोस्तों। ओके, नेक्स्ट काल को हम अगर डिवाइड करें तो 5वीं से 6वीं ईसा पूर्व तक हम इस काल को मानेंगे, और इस काल में धार्मिक क्षेत्र में महान क्रांतियां हुई। परिणाम स्वरूप अब क्या हो गया दोस्तों, कुनिंद शासन काल में जो 5वीं 6वीं ईसा पूर्व में धर्मों का प्रचार प्रसार होने लग गया। परिणाम स्वरूप महावीर तथा बुद्ध जैसे धर्मज्ञों द्वारा जैन एवं बौद्ध धर्म जैसे विचार प्रधान धर्मों की स्थापना की गई। ठीक है, तो पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में इस जनपद का उल्लेख अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी में भी किया है। ठीक है, और द्वितीय काल में, यानी कि आपसे पूछा जाए कि 5वीं 6वीं शताब्दी में कुनिंदों की राजधानी थी दोस्तों कालकूट। ठीक है, कालकूट यानी कि कालसी देहरादून। अब दोस्तों, इस काल में कुनिंद जनपद के किसी भी शासक का नाम ज्ञात नहीं होता है, यानी कि मुद्राओं से भी हमें इस काल की कोई जानकारी नहीं मिलती है। काल की मतलब जो इस टाइम शासक थे उनकी जानकारी नहीं मिलती है, और ना ही कोई मुद्रा इस ओर संकेत करती है। ओके, अब दोस्तों कुनिंद जनपद का तीसरा एवं अंतिम काल देख लेते हैं। तो ये 3री सदी तक माना जाता है और इस काल को कुनिंदों का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है, और इस काल में विकेंद्रीकरण का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है दोस्तों, यानी कि शक्तियाँ आपस में बढ़ने लगती है, और इस काल में कुनिंद जनपद से कई अभिलेख व मुद्राएं प्राप्त होने लगी। ठीक है, तो जब शक्तियाँ बढ़ गई तो काफ़ी ज़्यादा ये क्षेत्र फैलने लग गया और अभिलेख व मुद्राएं उसी हिसाब से प्राप्त होने लग गए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कुनिंद मुद्राएं। ठीक है, और इसी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको हम 3 प्रकार से डिवाइड करेंगे, या 3 प्रकार से ये डिवाइड करी है, अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और छत्रेश्वर प्रकार। तो आपसे कोई भी अगर इनमें से पूछा जाए कि अमोघ भूति प्रकार
किस राजवंश से रिलेटेड हैं, तो कुनिंद राजवंश से। अल्मोड़ा प्रकार भी कुनिंद राजवंश, और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं भी रिलेट हैं कुनिंद राजवंश से। ये आपको याद रखना है। अब देखिए इन दो तीनों को डिस्कस करने से पहले प्रारंभिक मुद्राएं और परिवर्ती मुद्राएं से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक मुद्राएं क्या थी और परिवर्ती मुद्राएं क्या थी, ये डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी राजवंश का काल जानने या किसी कालखंड का इतिहास जानने में मुद्राओं का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है दोस्तों। जितना कि पुरातात्विक स्रोत होता है और वैदिक स्रोत होता है, उससे ज़्यादा दोस्तों मुद्राओं का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि ये एक प्रामाणिक साक्ष्य होते हैं। ओके, मुद्राओं के द्वारा तत्कालीन जो राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति है, उसके साथ साथ राज्य विस्तार का भी ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। कुनिंद काल का इतिहास जानने में भी कुनिंदकालीन मुद्राओं की अहम भूमिका थी दोस्तों। और कुनिंदकालीन जो मुद्राएं हैं अनेक स्थानों से प्राप्त हुई हैं। ये मुद्राएं दोस्तों मेनली रजत एवं ताम्र धातुओं से निर्मित थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रजत एवं ताम्र धातुओं से निर्मित थी और इनमें खरोष्टी एवं ब्राह्म लिपि में अंकन किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कुनिंदकालीन अधिकांश मुद्राओं में उनको प्रचलित करने वाले शासकों का नाम भी उत्तीर्ण है। ठीक है, कौन कौन से शासक है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो डिस्कस करते हैं प्रारंभिक मुद्राएं। ठीक है, तो किसी शासक का नाम उत्तीर्ण ना होकर मात्र कुनिंद उत्तीर्ण था ऐसी मुद्राओं में। ठीक है, जो प्रारंभिक काल की मुद्राएं मिली उन मुद्राओं में दोस्तों किसी शासक का नाम उत्तीर्ण ना होकर मात्र उन पर कुनिंद लिखा गया था। लिपि इनकी थी दोस्तों ब्राह्मी और ताम्र इनकी धातु थी। ठीक है, तो प्रारंभिक मुद्राएं आपसे पूछी जाए तो लिपि ब्राह्मी लिपि होगी और धातु होगी ताम्र धातु। ठीक है, अब दोस्तों कुनिंदकालीन प्राप्त मुद्राओं में कादस्य शब्द उत्कीर्ण मुद्राएं भी मिली हैं। कई ऐसी मुद्राएं भी मिली हैं जिनमें कि कादस्य शब्द उत्कीर्ण था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कुनिंदकालीन प्राप्त मुद्राओं में कुनिंद शासकों के अलावा किस शब्द उत्कीर्ण की मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से ऑप्शन कादस्य भी होगा, तो कादस्य आपको याद रखना है। तो दोस्तों कनिंघम एवं एलन ने इन काद को शासक के माना है। ठीक है, तो कनिंघम एवं एलन ने इनको माना है दोस्तों जन। ठीक है, इन्होंने इनको शासन नहीं माना है, जबकि इन्होंने माना है इनको जन, और इनका समय 225 ईसा पूर्व से 175 ईसा पूर्व तक माना है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इन मुद्राओं के अग्रभाग में बोधि वृक्ष, त्रिरत्न तथा पृष्ठ भाग में फैलती हुई सूर्य किरणें उत्कीर्ण है। ठीक है, तो प्रारंभिक मुद्राओं के अग्रभाग में बोधि वृक्ष है, त्रिरत्न पृष्ठ भाग में फैलती हुई सूर्य किरणें उत्कीर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों परवर्ती कुनिंद मुद्राएं। तो परवर्ती कुनिंद मुद्राओं में लिपि है दोस्तों खरोष्टी एवं ब्राह्मी। ठीक है, तो प्रारंभिक में थी ब्राह्मी और परवर्ती में आ गई खरोष्टी एवं ब्राह्मी। ठीक है, और धातु प्रारंभिक में थी ताम्र और इसमें आ गई रजत। ओके, तो एक एक बढ़ गई ले। ठीक है, लिपि भी खरोष्टी हो गई और धातु भी रजत हो गई इसमें। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्राएं। ठीक है, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, कुनिंद मुद्राओं में उत्कीर्ण जो प्रमुख लेख थे दोस्तों वो जो शासकों के मिले हैं उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। कुनिंद, कादस, अगरजस, रजबल, भूतिस, राज कुनिंदे, अमोघ भूति, महाराज, जो अमोघ भूति को उपाधि मिली हुई थी। इसके अलावा शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, ठीक है, और राजा भानु, इसके अलावा रावण, कई अन्य ऐसे शासक थे जिनकी मुद्राएं प्राप्त हुई। ठीक है, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कौन कौन से राजा हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए दोस्तों। देखिए कुनिंद शासक अमोघ भूति द्वारा जारी की गई मुद्राओं को अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं कहा गया है। ठीक है, अमोघ भूति कुनिंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना गया है। सबसे शक्तिशाली शासक मानने का उद्देश्य ये था क्योंकि राज्य के अधिकांश क्षेत्र पर इसकी मुद्राएं फैली हुई थी। ठीक है, तो इसी पे ये अनुमान लगाया गया कि कुनिंद शासक का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघ भूति। ठीक है, इसकी धातु जो मिली धातु मुद्राएं जो मिली दोस्तों उसकी धातु थी रजत एवं ताम्र। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और लिपि थी खरोष्टी एवं ब्राह्मी। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। सिर्फ अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं की धातु थी रजत एवं ताम्र और लिपि थी खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि। अब देखिए रजत मुद्राएं, इनका जो भार था दोस्तों वो 31 से 38 ग्रेन वजन की थी। जो रजत मुद्राएं थी
इनका जो भार था वो 31 से 38 ग्रेन वजन की थी, जबकि ताम्र मुद्राएं 9.5 ग्रेन से 252 ग्रेन के वजन तक थी। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार की मुद्राओं में निम्नलेख उत्तीर्ण था। राज्ञ कुनिंदस अमोघ भूति महर्जस। ठीक है, तो ये टाइटल दे रखा था अमोघ भूति को, राज्ञ कुनिंदस अमोघ भूति महर्जस। ओके दोस्तों, इस प्रकार की मुद्राओं को एलन ने द क्वाइंस एंशिएंट इंडिया में यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित हेमी दृष्टि के समान माना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुनिंद मुद्राओं में किस जगह या किस शासकों द्वारा प्रचलित मुद्राओं के समान आकृति मिली है। ठीक है, तो या किसका प्रभाव इसमें देखा गया है, तो यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित हेमी दृष्टि के समान इसे माना गया है, यानी कि यूनान का प्रभाव, यूनानी मुद्राओं का प्रभाव कुनिंद शासन में देखा गया है। ओके, नेक्स्ट है अमोघ भूति मुद्राओं में एक द्विहस्ता देवी तथा उसके दाईं ओर उसे देखता मृग का चिन्ह अंकित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक द्विहस्ता देवी और उसके दाईं ओर उसे देखता मृग का चिन्ह है। ठीक है, तो दोस्तों इतिहासकारों ने इसको द्विहस्ता देवी को लक्ष्मी माना है, और जो इसका मृग देख रहा है उसे लक्ष्मी का ही एक पशु रूप माना है दोस्तों। ठीक है, तो द्विहस्ता देवी लक्ष्मी का ही एक रूप है। इसके अलावा दोस्तों मुद्राओं में नारी, मृग, स्वास्तिक, बौद्ध वेष्टनी, चक्र, नाग, वेदिका, लहरदार रेखाओं को भी अंकित किया गया है, और इन मुद्राओं में यूनानी प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं दोस्तों अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में क्या एक खास है, तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं अधिकांशतः अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुई हैं, तो इसीलिए इसका नाम अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं रखा गया है। ओके, अब दोस्तों यह प्रमुखतः ताम्र धातु से निर्मित है, तो आपको ये याद रखना है अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं रजत एवं ताम्र धातु से निर्मित थी, जबकि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं और जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं वे ताम्र धातु से निर्मित थी। छत्रेश्वर अभी हम डिस्कस करेंगे। ये मुद्राएं दोस्तों इनका भार था 119 ग्रेन से 327 ग्रेन। तो दोस्तों अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं में शिवदत्त, हरदत्त और शिवपालित, आसे, गोमित्र इत्यादि कुषाण शासकों द्वारा उत्कीर्ण की गई है। ठीक है, और यूकेपीसीएस में ये क्वेश्चन बन चुका है, उसमें पूछा गया था कि शिवदत्त, हरदत्त, शिवपालित। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में किन शासकों के लेख उत्कीर्ण है। ठीक है, तो शिवदत्त, हरदत्त, शिवपालित ऑप्शन में था। ऐसे ही 4 ऑप्शन थे जिनमें कि 3-3 राजाओं के नाम थे, तो शिवदत्त, हरदत्त, शिवपालित उसका राइट आंसर था। ठीक है, तो शासकों के नाम आपको याद होने चाहिए। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं में शिवदत्त, हरदत्त, शिवपालित, आसे, गोमित्र कुषाण शासकों द्वारा उत्कीर्ण की गई थी। ठीक है, इन मुद्राओं में वृत्त, कुबड़ा, बैल, वेदी, छत्र, लंबवत रेखाएं, नाग, मानव मूर्ति इत्यादि का अंकन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुनिंद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कुनिंद कर लेना आप। ठीक है, कुनिंद शासकों द्वारा उत्कीर्ण की गई, ये सब कुनिंद शासक हैं। अब आते हैं दोस्तों छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, तो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में एक लेख उत्कीर्ण था जो कि इनकी भी एक उपाधि मानी जाती है, भगवत छत्रेश्वर महात्मन। ठीक है, जैसे अमोघ भूति में आपको क्या मिला था, राज्ञ कुनिंदस अमोघ भूतिस महर्जस, वैसे ही छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में भगवत छत्रेश्वर महात्मन की उपाधि या लेख उत्कीर्ण थे। ठीक है, ये मुद्राएं दोस्तों 131 ग्रेन से 291 ग्रेन वजन तक थी। ठीक है, इनकी धातु भी दोस्तों ताम्र धातु थी और लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि छत्रेश्वर और जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं उनकी धातु और लिपि सेम थी। ठीक है, धातु ताम्र और लिपि ब्राह्मी, जबकि अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं थी उसमें मुद्राएं रजत एवं ताम्र धातु की थी और लिपि थी खरोष्ठी एवं ब्राह्मी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इन मुद्राओं पर त्रिशूलधारी शिव त्रिशूल दाहिने हाथ में धारण किया है, जबकि परसा बायां हाथ पे रखा है और कमर पर रखा हुआ उत्कीर्ण किया हुआ है। ठीक है, तो त्रिशूलधारी शिव किन प्रकार की मुद्राओं में कुनिंद शासन में पाई गई, तो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में त्रिशूलधारी शिव का चित्र उत्कीर्ण है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों उपरोक्त जो प्रमुख प्रकारों के अलावा अन्य प्रकार की मुद्राएं भी कुनिंद शासन की प्राप्त हुई हैं, जो कि देहरादून के बेहट तथा भैरा गांव से प्राप्त हुई हैं। इन मुद्राओं में भानु एवं रावण का नाम भी अंकित है। ठीक है, तो कुनिंद शासन में भानु एवं रावण का नाम भी अंकित
अंकित या उत्कीर्ण है दोस्तों। ठीक है, ये भी कुनिंद शासक के ही राजा थे। ठीक है दोस्तों, ऐसी भी मुद्राएं कुनिंद शासन से प्राप्त हुई हैं जिस पर कोई नाम उत्कीर्ण नहीं था। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, अमोघभूति प्रकार में खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग किया हुआ है, और इन मुद्राओं पर कुषाण प्रभाव व यूनानी प्रभाव भी दृष्टिगत देखा गया है। कई मुद्राओं में कार्तिकेय बायां हाथ पर कमर में रखे हैं। जो कार्तिकेय देवता हैं उनका हाथ बायां कमर में रखे गए हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कुछ और पॉइंट हैं। कुनिंद वंश की सबसे ज़्यादा मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, और अमोघभूति, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गई, कुनिंद वंश की सबसे ज़्यादा मुद्राएं अमोघभूति प्रकार की प्राप्त हुई है। ठीक है, अमोघभूति प्रकार की प्राप्त हुई हैं, और इसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अमोघभूति था। ठीक है, और रजत मुद्राएं केवल अमोघभूति की ही प्राप्त हुई हैं, जैसा मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ठीक है, और ताम्र धातु और रजत धातु से इनकी मुद्राएं निर्मित थी, और लिपि थी ब्राह्मी एवं खरोष्टी। ठीक है दोस्तों, और प्रेजेंट टाइम तक भी अमोघभूति की मुद्राएं ही सबसे ज़्यादा मिली हुई हैं, जिससे यह कहा जा सकता है दोस्तों कि अमोघभूति का काल कुनिंद जनपद का चरमोत्कर्ष काल रहा होगा। वह एक समृद्ध एवं शक्तिशाली शासक रहा होगा। उसकी मुद्राएं न केवल ताम्र धातु से निर्मित थी, वरन रजत धातु से भी उनकी मुद्राएं निर्मित थी। ठीक है, और यह कहा जा सकता है कि यह मुद्राएं उसी के द्वारा ढलवाई गई हो। उसका राज्य अन्य कुनिंद शासकों की अपेक्षा अधिक विस्तृत था, और वहीं से उसकी मुद्राएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, और आसपास के जो शासक थे, जो उसके समकालीन शासक थे यौधेय और कुषाण, तो उनसे भी उसके मधुर संबंध रहे होंगे। चूँकि दोस्तों मुद्राओं में यवन एवं जो यूनान एवं कुषाण प्रभाव देखने को मिलता है, तो कुनिंद मुद्राओं से ही यह ज्ञात होता है कि कुनिंद सत्ता स्वतंत्र रही होगी और किसी अन्य के अधीन नहीं रही होगी उस टाइम। कुनिंद मुद्राओं से कुनिंदों का अपने समकालीन जो गणराज्य थे यौधेय औदुंबर से मैत्रीपूर्ण संबंधों का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों कुनिंद राजवंश का इतिहास और उसकी प्रमुख मुद्राएं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हेल्पफुल लगी हो दोस्तों वीडियो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपको सीरीज किसी हिस्ट्री के टॉपिक पे ही मिलेगी, किसी वंश से रिलेटेड, तो आप चैनल में बने रहिए दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा हिंदी की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। ओके।